एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है समाजवाद अर्थव्यवस्था। इसके पिछले वीडियो हमने देखा था पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। अगर आप भी चाहते हैं परीक्षा की तैयारी को काफ़ी बेहतर करना, पूरी नोट्स को फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स से पूरी नोट्स फ्री में दी जाएगी। कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप हर तरह के डाउट हमसे पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए या टेलीग्राम पे जुड़ जाइए या इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। कहीं से भी आप जुड़ के हमसे अपने डाउट दूर करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सारी चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जुड़ के हमसे संपर्क करिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए बिना किसी चार्ज की। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है समाजवाद अर्थव्यवस्था। ऐतिहासिक विकास क्रम में समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्थान पूंजीवाद के बाद आता है। यानी जो हमारा समाजवाद है उसका स्थान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद आता है। सर्वप्रथम रूस में सन 1917 की क्रांति के बाद इस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। याद रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो रूस में अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो सन 1917 की क्रांति के बाद। अब चलिए जान लेते हैं कि समाजवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो देखते हैं लुक्स तथा हुड्स के अनुसार समाजवाद वह आंदोलन है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार की वस्तुओं की प्रकृतिकृत तथा मनुष्यकृत बड़े पैमाने के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली उत्पादक वस्तुओं के स्वामित्व तथा प्रबंध को व्यक्तियों के स्थान पर संपूर्ण समाज के हाथों में देना होता है। देखिए, हमने देखा था कल के वीडियो में पूंजीवाद के बारे में। तो पूंजीवाद में क्या होता था? जो उत्पादन का स्वामित्व होता था वो निजी व्यक्तियों के हाथ में होता था कि वही व्यक्ति वस्तुओं को उत्पादन करते थे अपनी इच्छा अनुसार, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए उन वस्तु उत्पादन करते थे जिसकी बाजार में कीमत होती थी, जिसकी मांग ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि स्वामित्व निजी हाथ पे था। इस समस्या को दूर करने के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को लाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो चाहे वो वस्तु प्रकृतिकृत हो या फिर मनुष्यकृत हो, इनका उत्पादन जो बड़े पैमाने में किया जाना है उसका उत्पादक जो है वस्तुओं के स्वामित्व को निजी हाथों पे ना दे के समाज के हाथों में देना है। यानी कि जो वस्तुओं के उत्पादन का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति पे ना रहे, उसका स्वामित्व संपूर्ण समाज में हो, जिससे कि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके, जिससे बड़ी राष्ट्रीय आय को अधिक समान रूप से इस प्रकार बांटा जा सकता है कि व्यक्ति की आर्थिक प्रेरणाओं या व्यवसाय तथा उपभोग संबंधी चुनावों की स्वतंत्रता में कोई विशेष हानि ना हो पाए। जो कि देखिए, चूँकि जब स्वामित्व समाज के हाथ पे होगा तो समाज अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को उत्पादन कर सकेंगे, वो अपने मन से अपना व्यवसाय कर सकेंगे और जो राष्ट्रीय आय होगी उसका वितरण समान रूप से होगा, क्योंकि लाभ सब लोग को प्राप्त होगा। पूंजीवाद में क्या होता है? लाभ जो था पूंजीपतियों के पास ही ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन समाजवाद में जब वस्तुओं का उत्पादन समाज में समान रूप से वितरित होगा तो इससे सभी लोग को लाभ मिलेगा और समाज में एक आर्थिक प्रेरणा आएगी। सभी लोग लाभ कमाने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे हमारे राष्ट्रीय आय में भी समानता आएगी और जो चुनाव करने की स्वतंत्रता है उसमें ज़्यादा कोई हानि नहीं होगी। आगे देखते हैं। इस प्रकार समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, आय का समान वितरण तथा व्यक्तियों की कुछ सीमा तक आधारभूत स्वतंत्रता पाई जाती है। यानी कि उत्पादन के साधनों का क्या होगा? समाजीकरण। यानी जो उत्पादन के साधन हैं वो समाज में वितरित किए जाएंगे। फिर आय का जो वितरण है वो क्या होगा? समान होगा। अभी क्या है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि पूंजीपति हैं, तो पूंजीपति ज़्यादा उत्पादन करके ज़्यादा लाभ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। सब लोग को जो आय का वितरण समान रूप से होगा तथा व्यक्तियों कुछ सीमा तक आधारभूत स्वतंत्रताएँ पाई जाएंगी। जो उनके बेसिक चीज़ें हैं उनमें उनको स्वतंत्रता पाई जाएगी। यानी समाजवाद में आप कह सकते हैं कि संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाता है। अब देखते हैं समाजवाद की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं समाजवाद की हैं? पहले पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद इनका डिटेल करेंगे।
पहला है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो उत्पादन के साधन हैं उनमें क्या होगा, सामाजिक स्वामित्व होगा, यानी पूरे समाज का स्वामित्व होगा। उत्पादन तथा वितरण सरकार द्वारा, वस्तुओं को उत्पादन और वितरण कौन करेगा, सरकार करेगी। अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा हमारा आर्थिक नियोजन। चौथा हो जाएगा धन का अधिक समान वितरण। पांचवा है शोषण का अंत। छठवां है अनार्जित आय का अंत, प्रतिस्पर्धा का अभाव। अब चलिए एक एक करके सबके हम क्या करते हैं, डिटेल करते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पे शेयर करें, जो भी भाई बहन आप कक्षा 12 में उनको शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और जो आपके डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आता है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। देखते चलिए इसको। तो समाजवाद की सबसे प्रमुख विशेषता उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना है। मैंने आपको इसकी परिभाषा में बताया, सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि जो उत्पादन के साधन होंगे उस पर किसी विशेष व्यक्ति का स्वामित्व ना हो के संपूर्ण समाज का स्वामित्व होगा। आगे देखते हैं। अतः समाजवाद में उत्पादन के साधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए ना किया जाकर सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसमें निजी लाभ का कोई योगदान नहीं होता है। जो भी उत्पादन किया जाएगा, जो भी चीज़ें की जाएंगी, सामाजिक हित को ध्यान पे रख के की जाएंगी। उत्पादन के सभी साधनों में व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है और उनका स्वामित्व नियंत्रण तथा नियमन राज्य के हाथों में होता है। यानी इसमें व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। व्यक्तिगत टाइप की कोई चीज़ नहीं होगी। जैसे अभी क्या है कि आपके पास व्यक्तिगत ज़मीन होती है, उस पर आप अपनी इच्छा अनुसार उत्पादन कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका पूरा अधिकार किसके पास चला जाएगा, राज्य सरकार के पास चला जाएगा। पूरा नियंत्रण करेगी तथा उसका नियमन, जो भी आपकी संपत्ति है उसका अधिकार किसके पास होगा, राज्य सरकार के पास चला जाता है। उसका नियंत्रण कौन करता है, राज्य सरकार करती है, क्योंकि इसमें पूरा ध्यान किस में दिया जाता है, समाज में दिया जाता है। तो समाज के हितों को ध्यान में रखकर ही वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्पादन तथा वितरण सरकार द्वारा। उत्पादन किन वस्तुओं का किया जाएगा, उत्पादन का ढंग क्या होगा, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाएगा आदि संबंधों में निर्णय समाजवाद के अंतर्गत सरकार लेती है। सरकार इस संबंध में नियोजन सत्ता की सहायता लेती है। यानी कि याद रखिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, किस तरीके से उत्पादन होगा, उत्पादन किन लोगों के लिए होगा, ये सब फैसला कौन करती है, सरकार करती है, ना कि व्यक्ति करते हैं, ठीक है। क्योंकि सरकार समाज के हित को ध्यान में रख के फैसला लेती है, इसलिए इसके लिए एक नियोजन सत्ता की सहायता ली जाती है। तीसरा आता है आर्थिक नियोजन। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रमुख विशेषता आर्थिक नियोजन का पाया जाना है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन की भूमिका ठीक वही होती है जो कि पूंजीवाद में कीमत यंत्र की होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का विशेष तरीके से ध्यान रखा जाता है, यानी वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन रखते समय ध्यान रखा जाता है जो भी उत्पादन है उनका सही तरीके से प्रयोग किया जा सके जिससे अधिकतम लाभ हो, ना कि उत्पादन के जो साधन है उनको किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे, यानी पर्यावरण में भी संतुलन बना रहे। आगे आता है हमारा धन का अधिक समान वितरण। उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होने के कारण समाज में धन का वितरण बहुत अधिक समान होता है। क्योंकि जो उत्पादन के साधन हैं उनका स्वामित्व कैसा होता है, सामाजिक स्वामित्व होता है, यानी समाज के लोगों का अधिकार होता है, जिस कारण से समाजवाद में जो धन का वितरण होता है वह कैसा होता है, समान रूप से होता है। यानी ये ऐसा इसमें नहीं होगा कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए और कोई बहुत ज़्यादा अमीर, ऐसा समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो धन का वितरण है वो सब में समान रूप से हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत आय का प्रमुख रूप मजदूरी होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें व्यक्तिगत आय का प्रमुख रूप क्या होता है, मजदूरी होता है। व्यक्तियों की आय उनकी मजदूरी की दर में भिन्नता के फलस्वरूप होती है।
यानी देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा कि व्यक्तियों की आय में जो कुछ असमानता होती है, यानी किसी के पास जो आय उसकी कम है या ज़्यादा है, इसका कारण क्या होगा? मजदूरी दर में भिन्नता, यानी कोई ज़्यादा काम करेगा या अच्छा काम करेगा उसे मजदूरी मान लीजिए ज़्यादा दी जाती है, और जो कोई अच्छा काम नहीं कर पाता उसे मजदूरी कम दी जाती है। इस कारण से इनमें भिन्नता होगी। बाकी धन को समान रूप से वितरित किया जाएगा। शोषण का अंत। समाजवाद में उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन पर सरकार का स्वामित्व होता है, जिसके कारण समाज पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग में विभाजित नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पे जो समाजवाद में होता है, समाज अर्थव्यवस्था में होता है, तो जो समाजवाद में उत्पादन साधनों तथा उत्पादन पर सरकार का स्वामित्व होगा। जो भी उत्पादन के साधन होंगे, ठीक है, या उत्पादन, उस पर कौन अधिकार रखेगा? सरकार उसका स्वामित्व ले लेती है, जिस कारण से पूंजीपति श्रमिक वर्ग में विभाजित नहीं हो पाता है। तो इसमें फिर कोई पूंजीपति नहीं होगा, ना कोई श्रमिक होगा, तो जो हमारा वर्ग दो भागों में नहीं बटेगा। इसके अलावा उत्पादन भी सामाजिक हित में किया जाता है, और उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक हित होता है, जिससे श्रमिकों का शोषण नहीं हो पाता है, उपभोक्ता को भी जीवन की सभी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। देखिए जब सामाजिक हित के लिए होगा, निजी लाभ का उद्देश्य नहीं होगा, तो फिर जो श्रमिक होंगे उनका शोषण नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए जब निजी लाभ होता है तो उनसे ज़्यादा काम करा जाता है, कम मजदूरी दे काम करा जाता है, जिससे उनका क्या होता है? शोषण होता है। बट यहाँ उद्देश्य क्या है? सामाजिक हित, इसलिए यहाँ पे श्रमिकों का शोषण नहीं होता है। फिर आता है समाजवाद के गुण। ठीक है, अगला पॉइंट टॉपिक हमारा क्या है? समाजवाद के गुण। इसमें देखते हैं पहला क्या है? आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग। दूसरा है आर्थिक स्थायित्व। तीसरा क्या है? धन का अधिक समान वितरण। चौथा है वर्ग संघर्ष का अंत। पांचवा सामाजिक परिजीविका का अंत। बेरोजगारी का निवारण। सामाजिक कल्याण का उद्देश्य। चलिए पहला देखते हैं, आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। यानी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? एक नियोजित यानी पहले से प्लान की हुई अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें केंद्रीय नियोजन सत्ता समस्त आर्थिक व प्राकृतिक साधनों का कुशलतम ढंग से प्रयोग करती है। जब देखिए जब प्लान पहले से बन चुका है, तो जो प्राकृतिक साधन हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा? कुशलतम तरीके से किया जाएगा, जिससे क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके समाज के हित में, ना कि व्यक्तिगत हित में। याद रखिएगा, इसमें हर चीज़ का पहले से प्लान तैयार कर लिया जाता है, नियोजन पहले से कर लिया जाता है, जिससे समस्त आर्थिक व प्राकृतिक साधनों का कुशलतम ढंग से प्रयोग हो सके। कुशलतम प्रयोग का मतलब है कि जो साधन है, आर्थिक हो चाहे वो प्राकृतिक हो, इनका दुरुपयोग ना हो। अगला आता है आर्थिक स्थायित्व। समाजवाद में व्यापार चक्रों को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व स्थापित किया जाता है। देखिए समाजवाद में क्या करते हैं? व्यापार चक्रों को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व स्थापित किया जाता है। देखिए जब पूंजीपति नहीं होंगे तो एक दूसरे पे क्या होगा? प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। समाज के हित पे वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, जिससे व्यापार चक्र भी समाप्त हो जाता है। यहाँ केंद्रीय नियोजन सत्ता विभिन्न वस्तुओं की मांग व पूर्ति में समन्वय स्थापित करती है। जो वस्तुओं की मांग और पूर्ति होती है, तो इसमें क्या करती है? समन्वय स्थापित करती है, जिससे अति उत्पादन तक कम उत्पादन की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। यानी देखिए जब मांग के अनुसार उत्पादन होगा, तो वस्तुओं में अति उत्पादन मतलब ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाएगा, ना ही कम उत्पादन होगा, क्योंकि केंद्रीय नियोजन सत्ता क्या करती है? वस्तुओं की मांग और पूर्ति में समन्वय स्थापित करती है। उत्पादन कैसे किया जाएगा? मांग के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। आगे आता है धन का समान वितरण। तो समाजवाद में साधनों पर सरकार के स्वामित्व, निजी संपत्ति के अभाव तथा कीमत यंत्र की कमी के कारण धन के वितरण में समानताएं पाई जाती हैं। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है। देखिए समाजवाद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? धन का अधिक समान वितरण होता है, क्योंकि इस व्यवस्था में सरकार चाहती है
कि जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास है ना, उसके विकास का जो स्तर है वह समान रूप से उसको विकास के सारे साधन उपलब्ध हो सकें, वह तभी संभव होगा जब उसकी आय भी अच्छी होगी। यानी इसलिए क्या करते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो आय का वितरण होता है प्रयास किया जाता है कि समान रूप से हो सके, क्योंकि जितना समाज आगे बढ़ेगा उतनी देश की तरक्की होगी। अगला आता है वर्ग संघर्ष का अंत। समाजवाद में समाज पूंजीपत तथा श्रमिक वर्ग में विभाजित नहीं होता है, इसलिए वर्ग संघर्ष का निराकरण हो जाता है। इसमें ना तो कोई पूंजीपति होता है ना ही कोई श्रमिक। मतलब कहने का मतलब है कि एक जब आय का वितरण समान रूप से होगा तो पूंजीपति नहीं होंगे, तो फिर श्रमिक और पूंजीपति के बीच कोई संघर्ष नहीं होगा। अगला आ जाता है बेरोजगारी का निवारण। तो समाजवाद में नियोजित केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, जो समाजवाद में नियोजन कौन करता है, केंद्रीय सत्ता करती है, तथा उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। और उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी का अंत हो जाता है। आगे का हम अगले वीडियो पे देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, अगले वीडियो में से दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगा जहां आपकी इच्छा जुड़ के अपने आप डाउट दूर कर सकते हैं। हाँ, नोट्स के लिए आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।